गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पिछले वीडियो में हम किसी भी एटम के आई अर्थात स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि किसी न्यूक्लियस के लिए अगर आई की वैल्यू हाफ हो और वह स्पिनिंग मोशन कर रहा हो तो वह स्वयं एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। उस टाइनी मैग्नेट के तरह बिहेव करते हुए न्यूक्लियस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह दो प्रकार के ओरिएंटेशन ग्रहण कर सकता है। उन्हीं दोनों प्रकार के ओरिएंटेशन से अपन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्पिनिंग मोशन करते हुए न्यूक्लियस द्वारा दो ओरिएंटेशन ग्रहण किए जाते हैं। फर्स्ट ओरिएंटेशन इज़ क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। जब उस न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू +½ होगी, इस समय न्यूक्लियस द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और साथ ही न्यूक्लियस द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम साइड में होती हैं या दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इसे हम अलाइंड ओरिएंटेशन कहते हैं। इस समय न्यूक्लियस की स्थिति लो एनर्जी की मानी जाती है। दूसरी तरह का अरेंजमेंट हो सकता है या ओरिएंटेशन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। यह कब होता है? यह उस समय होता है जब किसी भी न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू -½ होगी और इस समय न्यूक्लियस द्वारा उत्पन्न किया गया मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसे हम ऑपोजिट ओरिएंटेशन कह सकते हैं। और इसको देखो अपन डायग्रामेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है B0 स्ट्रेंथ का और इसमें ऐसे न्यूक्लियस को जिसके लिए आई की वैल्यू ½ होती है उसको रखा गया है। और वह ये देखिए आई की वैल्यू ½ वाले न्यूक्लियस को रखने पर वह दो तरह के ओरिएंटेशन, ये अलाइंड ओरिएंटेशन, ये ओपोज ओरिएंटेशन। दिस ओरिएंटेशन इज इन फेवर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों तरह के ओरिएंटेशन को हम देख सकते हैं। अतः अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पिनिंग न्यूक्लियस ने दो तरह के ओरिएंटेशन ग्रहण कर लिए। एक लोअर एनर्जी का होता है और दूसरा हायर एनर्जी का होता है। न्यूक्लियस लोअर एनर्जी वाले लेवल से हायर एनर्जी लेवल वाले लेवल में जब न्यूक्लियर स्पिन को चेंज करता है तो रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के अब्जॉर्प्शन से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, यानी जब भी न्यूक्लियस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करता है तो उससे हमें एक सिग्नल या स्पेक्ट्रम मिलता है। उसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब स्पिनिंग न्यूक्लियस हाइड्रोजन का हो तो उसे हम प्रोटॉन या फिर HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। PMR भी इसे कहा जाता है। इसका अनदर नेम PMR है क्योंकि यह प्रोटोनों के लिए दी गई है। इस तरह के ओरिएंटेशन अपन देख सकते हैं। ये देखिए किसी भी न्यूक्लियस में जब स्पिनिंग मोशन होती है तो स्पिनिंग मोशन के कारण देखिए ये न्यूक्लियस एक मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। ये स्पिनिंग डायरेक्शन है, इसके कारण से यह टाइनी मैग्नेट बन जाता है और इससे संबद्ध एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस निकलती हैं।
इसका कंपैरिजन हम एक मैग्नेट से कर रहे हैं। ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ साउथ दो पोल हैं और मैग्नेट से भी ये क्या निकलती हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस निकलती हैं। यानी इन दोनों के कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि स्पिनिंग न्यूक्लियस एक टाइनी मैग्नेट बन गया है और इस डायग्राम के द्वारा हम स्पिनिंग की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट को बता सकते हैं। चक्रण करते हुए प्रोटॉन से संबद्ध मैग्नेटिक फील्ड इस डायग्राम में बताया गया है और एक वास्तव में सूक्ष्म जो छड़ चुंबक होती है उससे संबद्ध मैग्नेटिक मोमेंट को इसमें बताया गया है। किसी मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में अगर प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण हम देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हम देखते हैं, जब उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो वह मैग्नेटिक मोमेंट अनअरेंज्ड होता है, कोई उसकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर इस सैंपल को यानी इन प्रोटॉन्स को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम रख देते हैं तो प्रोटॉन दो तरह के ओरिएंटेशन ग्रहण कर लेता है, ये अपन बात कर चुके हैं। एक होता है लोअर एनर्जी का जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के फेवर में होता है, दूसरा हायर एनर्जी लेवल का होता है। लेकिन न्यूक्लियस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर सकता है, जंप कर सकता है और उसके लिए जो आवश्यक एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, न्यू इक्वल्स टू गामा बी नोट अपॉन 2 पाई। गामा यहाँ पे न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, B0 यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है और गामा यहाँ पे मैग्नेटोगायरिक रेशो होता है जो कि एक न्यूक्लियर कांस्टेंट है। यदि 1.41 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो अब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी वास्तव में 60 × 10⁻⁶ हर्ट्ज यानी 60 मेगा हर्ट्ज होती है, जबकि 7.04 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज हो जाएगी। ये अपन डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब कुछ नहीं लगाया गया है उस समय इस न्यूक्लियस स्पिनिंग कर रहा है, किसी तरह का कोई अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 1.41 है तो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी यानी दोनों ओरिएंटेशन के बीच का डिफरेंस इतना होता है, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 7.04 टेस्ला होती है तो दोनों ओरिएंटेशंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस 300 मेगाहर्ट्ज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी स्पिनिंग करते हुए न्यूक्लियस का NMR स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। थैंक यू।